सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर बोथ। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे पावर शेयरिंग के बेसिक्स के बारे में और उसको समझे थे एक फैमिली के एग्जांपल से और दूसरा कंट्री के एग्जांपल से, और ये भी समझे थे कि किस तरीके से डाइवर्सिटी डिवीजन के अंदर चेंज हो सकता है, लेकिन अगर उसको रिस्पेक्ट करें, उसको रिप्रेजेंट करने का मौका दे तो डाइवर्सिटी एकोमोडेट करके कंट्री को बेहतर भी बना सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेल्जियम के केस स्टडी के बारे में। इसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि बेल्जियम में भी सेम प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे भी डाइवर्सिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बेल्जियम किस तरीके से उसको टैकल करेगा और कंट्री को साथ लेके चलेगा, यूनाइट करेगा और कंट्री को और बेहतर बनाएगा। ठीक है, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लोकेशन के बारे में कि बेल्जियम है कहाँ। तो बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसके एरिया को कंपेयर भी किया गया है, तो इसका एरिया हरियाणा से छोटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका एरिया हरियाणा से छोटा बताया गया है। इसका कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। बेल्जियम टोटल 4 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये 4 ऐसे कंट्री है जिसके साथ जर्मनी अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है। कुछ एरिया फ्रेंच भी बोलता है, कुछ एरिया जर्मन लैंग्वेज भी बोलते हैं, कुछ ठीक है डच भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, मेनली नीदरलैंड वाले का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? एथनिक कंपोजिशन कहने का मतलब डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कल्चर। सोसाइटी को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, कल्चर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, रिलीजन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, कास्ट के हिसाब से भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अभी हमको पढ़ना है किसके हिसाब से? कल्चर के हिसाब से, और लैंग्वेज कल्चर का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो पूरे कंट्री में अगर इसके इतनी कॉम्पोजिशन को देखा जाए तो 40% ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और रहते किस रीजन में है? वैलोनिया रीजन में रहते हैं। ठीक है, 40% फ्रेंच स्पीकर हैं जो कि वैलोनिया रीजन में रहते हैं। 59% ऐसे पॉपुलेशन है जो कि डच बोलते हैं, और रहते किधर है? रहते हैं फ्लेमिश लैंग्वेज में। और साथ ही साथ 1% जर्मन स्पीकर भी उस कंट्री के अंदर है। ठीक है, तो अभी क्या पढ़े? होल कंट्री में 40% फ्रेंच स्पीकर, 59% डच स्पीकर और बाकी 1% जर्मन स्पीकर है। इसके कैपिटल सिटी का अगर देखा जाए तो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, जिसमें 80% फ्रेंच स्पीकर है। ठीक है, और 20% डच स्पीकर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, पूरे कंट्री के अंदर मेजोरिटी में कौन है? डच स्पीकर लोग हैं, लेकिन कैपिटल सिटी के अंदर मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच स्पीकर लोग हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक प्रॉब्लम भी बनेगा जिसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी ही नहीं, अब इसके साथ साथ इनके पास एक और प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फ्रेंच स्पीकर जो लोग हैं वो पहले से ही रिच है और साथ ही साथ पावरफुल है। ठीक है, फ्रेंच स्पीकर ग्रुप पहले से ही रिच और पावरफुल है, जबकि डच स्पीकर को देखते हैं तो डच स्पीकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनका एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट किया काफी बाद होगा। तो वो एक तो इनके लिए टेंशन ये है कि सोशल डिस्पैरिटी, मतलब कि सामाजिक भेदभाव है, ऊंच नीच का मामला है। ठीक है, तो एक तो ये टेंशन है, और दूसरा ये टेंशन है कि पूरे कंट्री में जो मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी के अंदर माइनॉरिटी में है। तो इस दो मेन प्रॉब्लम के लिए क्या हो रहा है? दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और इस टेंशन को मैनेज करने के लिए या कंट्री को बेहतर ढंग से चलाने के लिए अब वहां के लोकल लीडर्स को समझ में आ गया था कि अगर बेल्जियम को एक बेहतर कंट्री बनाना है तो हमको जो भी रीजनल डिफरेंस है उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये साथ साथ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अलग अलग जो भी ग्रुप्स हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इन सब के कारण क्या किया गया? यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया गया 1970 से 1993 के बीच में। एम क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का? यही, किसी भी तरीके से यहाँ के जो डाइवर्सिटी है इस डाइवर्सिटी को साथ रखा जाए और इसको किसी हद तक मैनेज करके और कंट्री को साथ लेके चला जाए। इसलिए इतना सारा एफर्ट्स किया जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे एक एक करके कि 4 बार अमेंडमेंट में किया क्या गया। सबसे पहले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर बनेंगे उसमें डच मिनिस्टर्स और उसमें फ्रेंच मिनिस्टर्स, इन दोनों का नंबर इक्वल होगा। मतलब कि जितने ही डच मिनिस्टर इलेक्ट किए जाएंगे उतने ही फ्रेंच मिनिस्टर भी इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए किया गया ताकि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी यूनिलेटरली डिसीजन ना ले सके। तो फिर मेजोरिटी कैसे बनेगा? मेजोरिटी के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला एफर्ट हम देखें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स दोनों का नंबर इक्वल होगा। सेकेंड स्टेप में बेल्जियम को बनाया गया एक फेडरल कंट्री। ठीक है, इससे पहले कैसा था बेल्जियम? इससे पहले वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और उसको शिफ्ट करके बना दिया गया है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी और फेडरल में क्या अंतर है बताते हैं। यूनिटरी कहने का मतलब कि सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा, सेंटर टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, ज्यादातर पावर किसके हाथ में होगा? सेंटर के हाथ में होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो सेंटर के सबऑर्डिनेट होगा, जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट का अपना ही जुरिस्डिक्शन होगा, वो
सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें फेडरल फीचर्स अडॉप्ट किया गया। इसमें क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, दोनों का जुरिस्डिक्शन सेपरेट कर दिया गया है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादातर पावर ऐसा था जिसको स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा हम करते भी हैं फेडरल फीचर्स को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, ये सेकेंड था। थर्ड देखते हैं अमेंडमेंट के बारे में। तो ब्रसेल्स में हम देखे थे, जो कंट्री के अंदर मेजोरिटी पॉपुलेशन था वो ब्रसेल्स के अंदर ही माइनॉरिटी में था। ठीक है, तो ब्रसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट लाया जाएगा जिसमें यहाँ पे भी जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, इन दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ में क्या किया गया, ये डाइवर्सिटी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया, एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम जानते हैं किस नाम से, जिसको हम जानते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से। ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट में कैसे लोग चुने जाएंगे, वो चुने जाएंगे लैंग्वेज बेसिस पे। ये डिपेंड नहीं करता है कि वो किस एरिया में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेल्जियम के किसी भी एरिया से हो सकते हैं, लेकिन इसमें मायने क्या रखता है, मायने रखता है उनका लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज के लोगों का अपना अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, चाहे वो डच हो गए, चाहे वो फ्रेंच हो गए और चाहे वो जर्मन है, उन सबका अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बेल्जियम के किस हिस्से पे रह रहे हैं। ठीक, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर दिया गया कल्चर के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ लैंग्वेज के लिए। तो इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, कल्चर से रिलेटेड कोई इशू है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई इशू है या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड इशू है, तो इस सारे इशू को टैकल कौन करेगा, इन सारे इशू को टैकल करेगा वहां का कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कुछ एफर्ट्स थे जो बेल्जियम लीडर्स के द्वारा किया गया था बेल्जियम में डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, और इसलिए इसको हम जानते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम के नाम से। ठीक है, इस पार्ट को अगर हम कंक्लूड करें बेल्जियम वाले से, तो बेल्जियम वाले से हम इतना जरूर सीखते हैं कि अगर हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, तो टेंशन जो कंट्री के अलग अलग कम्युनिटी या अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हो उसको किसी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कंफ्लिक्ट हो सकता है, कंफ्लिक्ट को भी रिजॉल्व किया जा सकता है और कंट्री के यूनिटी को मेंटेन करके हम लोग रख सकते हैं। इसलिए जरूरी क्या है, इसलिए जरूरी है कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें, उनको खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका दे। इससे कंट्री में क्या होगा, इससे कंट्री में यूनिटी बना रहेगा, टेंशन कम होगा और कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बेल्जियम वाला पार्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है,